अपना काम कर। तुम भी सारे अपने अपने काम करो। देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जिसमें वो अभिक्रियाशीलता अपनी दर्शाती है। अभिक्रियाशीलता मतलब जिसकी बैलेंसी कितनी होगी, वो किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन वो लेंगी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पे इनकी यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि कार्बन के साथ मिलाकर के भी हम इन्हें गर्म करेंगे तब भी हम इसे धातु नहीं निकाल सकते। अभी देखते हैं उदाहरण के लिए कार्बन द्वारा सोडियम, देखो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का उपाचय कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। अब आसानी से समझना कि क्वेश्चन तुमने जो पूछा था क्यों, क्योंकि इतनी रिएक्टिव होती है ना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना क्या कर देती है, सोडियम ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड बनते ही क्या होगा, आग लगेगी। तो क्या हमें सोडियम मिलेगी? वो तो जल गई। ठीक है, क्या हो गया, जल गई। उसके बाद देखेंगे इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की प्रति बंधुता मतलब जुड़ना की ताकत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपाचय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, हम प्रवाहित करेंगे तब हम इससे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। गलित क्लोराइड क्या होते हैं? ऐसे क्लोराइड जो कि लिक्विड फॉर्म में कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धातु निक्षेपित हो जाती है, यानी कि आ जाती है, तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है, यानी कि निकल जाती है। क्या हो जाता है? निकल जाती है। कैथोड पे हमारा क्या है, Na+- का इलेक्ट्रॉन क्या निकला, एनोड से सोडियम से क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन क्या निकला, और इधर क्या है, एनोड पे क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। क्या हो गए? जुड़ गए। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपाचय से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। अब एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है। क्या है? धातु। धातुओं का परिष्करण मतलब धातुओं को निकालना। ऊपर वर्णित विभिन्न अपाचय प्रकरण से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। क्या नहीं होती? पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। इनमें अपद्रव्य होते हैं। अपद्रव्य मतलब अशुद्धियाँ। क्या होती है? अशुद्धियाँ, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे प्रचलित जो विधि है वो विद्युत अपघटनीय परिकरण है। क्या है? परिष्करण। क्या है? परिष्करण। क्या है? परिष्करण। आगे देखेंगे विद्युत अपघटनीय परिष्करण, यानी कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। कॉपर, जिंक, लेड, टिन, सिल्वर, गोल्ड जैसी अनेक धातुओं को परिष्कृत विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं को एनोड तथा शुद्ध एनोड, याद रखना कि शुद्ध धातु, अशुद्ध धातु कहाँ आ रही है? एनोड पे। कहाँ आ रही है? एनोड पे। तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, यानी कि शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाया जाएगा? कैथोड। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। अपघट्य का मतलब क्या है? जिससे जो टूटेगा, जो चीज़ टूटेगी ना उसे बोलते हैं अपघट्य। क्या बोलेंगे? अपघट्य, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो टूटेगा ना, तब एनोड पे स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित, यानी कि जम जाती है। निक्षेपित का मतलब क्या होता है? जम जाती है। विलय क्या होता है? एक पार्ट, सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है ना, ठीक है। अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, यानी कि एनोड पर होंगी तो क्या बोलेंगे? एनोड फंक। क्या बोलेंगे? एनोड फंक। संक्षारण पढ़ेंगे। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आपने निम्नलिखित बातें देखी होंगी, जैसे खुली वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड की परत बनने के कारण किसकी? सिल्वर ऑक्साइड की परत बना ली। क्या बना ली? सिल्वर ऑक्साइड की, सिल्वर सल्फाइड की परत बनाई है। क्या बनाई है? सिल्वर सल्फाइड की।
अच्छा, सिल्वर ने किसके साथ रिएक्शन की है? सल्फर के साथ क्या बनाया? सिल्वर सल्फाइड। निम्न पदों की परिभाषा देखेंगे। खनिज जिन्हें जमीन से खोद कर निकाला है। अयस्क ऐसे यौगिक जिन्हें जमीन से खोद कर निकाला जाता है लेकिन जिनमें अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं और ये धातुओं के ही होते हैं। ठीक है। गैंग पता है? अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अशुद्धियाँ जो होती हैं, ठीक है, गैंग कहते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, आगे देखेंगे। धातुओं के उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? बताओ। Cu और Cu ये आ तो गए यहाँ पे ऑर्बिटल आ गए। यहाँ पे कॉपर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या बनेगा? सब कुछ है, फिर क्यों डरेगी? सही है। कुछ बना ही नहीं है, बस वही बना है। CO3। हाँ, गलत जवाब है। हाँ भाई, CuOH का होल ट्वाइस ही बनेगा क्योंकि इसमें ना कॉपर के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी तो होगी। क्या बनेगा? इसको होल स्क्वायर बनेगा। दोबारा देखना इसको, क्या कह रहा है। देखो, कॉपर के साथ क्या होगा? हमारा कॉपर है, H2 होगा उसके साथ, इन्वायरमेंट में पहले से है ना, पानी होगा तभी तो रिएक्ट होगा। H2 लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंस है ना, तो फिर उसके बाद बनेगा क्या? देखो जरा, क्या बनेगा? देखो, CO3 और पॉइंट लगा करके CuOH का होल ट्वाइस। CuOH का होल ट्वाइस। और ये क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका ग्रीन कलर होगा। क्या कलर होगा? ग्रीन। ठीक है, कलर लिख लेना, क्या होगा? ग्रीन कलर। बैलेंस कर लोगे? बैलेंस ही कर लोगे, ठीक है। अब देखो, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पात्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जंग। क्या कहेंगे? जंग। वो आइए उन परिस्थितियों का पता करें जिन्हें लोहे पर जंग लगती है। ऐसी परिस्थितियाँ बताइए जिनसे लोहे पर जंग लगती है। क्या लगती है? जंग लगती है। आप परख नली के आप देखेंगे कि परख नली ए में देख। सीधा ग्रुप पे भेज दो बात। आप देखो, आगे देखना। आप देखेंगे परख नली 1 में रखे लोहे की कील पर जंग लग गई है, लेकिन परख नली B और C में रखी कीलों पर जंग नहीं लगी। परख नली A की कील वायु और जल दोनों के संपर्क में आई। किसके? हमेशा कभी भी जंग या संक्षारण होगा वो किसकी वजह से होगा? वायु और ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन और पानी की वजह से। किसकी वजह से होगा? ऑक्सीजन और पानी की वजह से। बिना नमी होती है। हाँ, नमी होगी ना इन्वायरमेंट में नमी होती है। ठीक है। परख नली A की कील केवल जल के संपर्क में रही, परंतु परख नली C की कील शुष्क वायु के संपर्क में रही। इसे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्था के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं भाई? पानी मिलेगा तो बनेगा फेरस ऑक्साइड। क्या बनेगा? हाँ जी, फेरस ऑक्साइड बनता है। बताना है क्या ये भी? ठीक है बहन। देखो आगे देखना बेटा, क्या कह रहा है? लोहे की जो जंग लगती है ना, क्या लगेगी? लोहे की जो जंग लगेगी वो कैसे लगेगी? जो फेरस है वो ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करेगा ना। लिखो FeO2 H2O Fe बस। हाँ, प्लस O2 H2O। फिर उसके बाद एरो लगाओ। Fe2O3 पॉइंट X बता रही हूँ। X का मीनिंग नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम H2O क्या है? H2O। क्लियर हो गया?
आ गया समझ? हाँ, इसे बोलेंगे हम, हाँ, जंग लगने की, नहीं, जंग लगने की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। बोतल को भर लो, धो के। नहीं, तो उसमें फिल्टर पानी है। हाँ, पहुँचे थे हम। संचारण से सुरक्षा का मतलब क्या है कि हम कैसे संचारण से बचा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेंट करेंगे, तेल लगाएंगे, ग्रीस लगाकर, और इसमें एक शब्द दिया है, क्या है? यशत लेपन। क्या है? जस्ता क्या होता है? यशत लेपन। यशत लेपन का मतलब क्या होता है? जस्ता नहीं पता? जस्ते की परत चढ़ाना। जस्ता मतलब जिंक। जिंक की परत है। हाँ, किसकी? जिंक की परत चढ़ा। क्रोमियम लेपन करेंगे। एनोडीकरण। क्या करेंगे? एनोडीकरण। क्या करेंगे? एनोडीकरण करेंगे। क्या करेंगे? एनोडीकरण अभी बता रही हूँ। या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बताएंगे। मिश्र धातु का उदाहरण पता है? स्टील। क्या है? स्टील। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। क्या उसमें कभी जंग लगती है? और आयोडीकरण, वो क्या है? एनोडीकरण का मतलब क्या है? एनोड पे जाना। क्या जाना? एनोड पे जाना। किस पे जाएंगे? हाँ, देखो, लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशत लेपन कहते हैं। किसकी परत चढ़ा रहे हैं हम? जिंक की। ठीक है, जस्ते की यह परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशत लेपन वस्तु में सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि क्यों ये इसी में रहती है? क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है आयरन से। ठीक है, हाँ। अब देखो, धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्मक भी होती है। क्या होती है? मिश्रण करना। इस विधि से हम इच्छा अनुसार वस्तु के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाली वस्तु है, लेकिन कभी भी युद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहा अत्यंत गर्म होता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। एवं गर्म करने पर क्या होता है? सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। क्या हो जाता है? खिंच जाता है। अच्छा, रेल की पटरियों वाला किस्सा याद है? लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन मिला लिया जाए, यानी कि 0.05% मिला दिया जाए, तो यह कठोर हो जाता है, जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगती। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसमें गुणधर्म बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? इसके गुणधर्म, यानी कि क्वालिटी बदल जाती है। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलकर भी किसी वस्तु के गुणधर्म नहीं वो बदल सकते हैं। मतलब कोई अन्य धातु मिल गई किसी धातु में, तो क्या बदल जाएंगे? उसके गुणधर्म बदल जाएंगे। यह पदार्थ धातु अधातु, क्या है? धातु अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसी कहेंगे? आलिया? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रण। ठीक है। यशत लेपन किसे कहेंगे? क्या? यशत लेपन? यशत लेपन जिंक की परत को। ठीक है, लोहे पे। इस तरह करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं। क्या लाते हैं? गला लेते हैं। उसके बाद दूसरे तत्व को इसके निश्चित अनुपात, यानी कि फिक्स रेशियो में हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। फिर इसे कमरे के ताप पर क्या करेंगे? शीतलीकृत करेंगे। शीतलीकृत का मतलब क्या होता है? ठंडा करना। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर करने के लिए इसमें चांदी या जस्ता मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य 22 भाग शुद्ध और 2 भाग तांबे या चांदी का मिलाया जाता है। यदि कोई एक धातु पादर है, क्या है? पादर है, इसके मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अब पादर बनता है, पता है क्या है? कितना बचा हुआ है यहाँ से? देखो, यदि कोई पारद जो कि तो इसके मिश्रण को अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसमें किसका मिश्रण हो? यहाँ पे जो पारद लिखा हुआ है इसका मतलब है Hg। Hg क्या होता है? Hg पारा होता है। मर्क्यूरी पारा। ठीक है, हाँ, एक ही तो है दोनों। मिश्र धातु है किसकी? अमलगम की। क्या लिखा है? शुद्ध धातु। क्या लिखा है? शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रण की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम हो। क्या हो? गलनांक कम हो। उदाहरण के लिए तांबा जस्ता की मिश्र धातु पीतल तथा तांबे एवं टिन की मिश्र धातु कांसा के कुचालक है। लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत क्या? कांसा? कांसा जैसे लोहा है उसी तरीके का ये भी मिश्र धातु है। कांसा कहाँ लिखा है इसमें? मैं तो भूल गई।
हाँ कांसा विद्युत, हाँ मिश्र धातु है। लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। किसका किया जाता है? विद्युत परिपथ। पता चल समझ आया बेटा? विद्युत परिपथ किसे कहेंगे? चलो ये बताओ ताम्र क्या है? ताम्र तांबे को ही तो बोलते हैं। संस्कृत का है। तांबे कॉपर को ही तो बोलते हैं तांबे। सीसा, टिन, पीबी और एसएन की मिश्र धातु सोडर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब यहाँ से देखना, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहा कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहा स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचने के लिए विभिन्न विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट है। यह लोहा स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा 6 टन यानी कि 6000 kg का है, जिसमें जंग नहीं लगती। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन घर से करके लाना। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना बहन।